हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी 2.2 एंड 1.6 का ये एयर कंडीशनर, ये 4 यूनिट है। चारों यूनिट को हम इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन की जो पूरी प्रक्रिया है मैं उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो दोस्तों जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको इनबॉक्स करने के बाद इस एयर कंडीशनर में मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि इसमें ना ही कॉपर ट्यूब होता है, ना ही इसमें केबल होता है दोस्तों। इसमें सेल है और रिमोट है और फिल्टर है और कुछ स्क्रू होते हैं, जो होता है वो स्क्रू दिया गया है। तो हमें इसको अब सबसे पहले इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बैक करने के बाद फिर हमारा जो इसका इंडोर यूनिट का जो ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट को हम मेज़रमेंट करेंगे। तो इसमें हम आपको पूरी जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो आज के जो बंदे हैं, जो नए और यंग हैं, उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है और उस प्रकार से गलत तरीके से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन करने से हमें बहुत सारी जो गलतियाँ हम करते हैं, उस गलतियों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट करेंगे। जिस जगह हम लगाना चाहते हैं चयन करेंगे, उस जगह को हम चयन करने के बाद सीलिंग से कम से कम 150 mm की दूरी होना बहुत अनिवार्य है। उससे अच्छी कूलिंग होती है। और ग्राउंड फ्लोर से लेकर 7 से 8 फीट के बीच में ही इंडोर यूनिट का चयन करेंगे दोस्तों लगाने का। और इसको हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। यहाँ से ब्रैकेट से लेकर यहाँ तक 6 इंच की दूरी है दोस्तों। और यहाँ पर ड्रेनेज पाइप का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ डमी लगा रहता है। और वहाँ से तो हम इस साइड से टाइट करेंगे, अंदर से टाइट करेंगे। तो यहाँ तक हम नापेंगे, वहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे। यहाँ से प्लेट से लेकर ये 5 इंच की दूरी में अपन वहाँ पर होल करेंगे। तो इसको मेज़रमेंट यहाँ आप कर सकते हैं और यहाँ ही करेंगे, तब आपको अच्छे से बनेगा। इसलिए मैं पूरा छोटी इसमें जानकारी देने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, स्प्लिट लेवल बहुत अनिवार्य है। इसके द्वारा ही आप एयर कंडीशनर को लगाइए। आपको बता रहा हूँ, इस लेवल से लगाइए और इसके लगाने के बाद नापने का प्रॉपर स्क्रू लगाने के बाद इसको हैंगिंग करिए। और वहाँ से पट्टी से मतलब ब्रैकेट से आप नाप के और 5 इंच के बाद यहाँ मार्किंग करके यहाँ पर होल करेंगे और होल हो जाएगा दोस्तों। देखिए, काफ़ी लंबा ये दीवार था, मोटी दीवार है और इसको हमने बराबर उसमें होल किए हैं। और आप इससे अच्छे से होल कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार करिए दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक गैस का और एक लिक्विड का 5/8 और 1/4 का ये मार्किंग मित्सुबिशी में दिया रहता है। और यहाँ से लेकर वॉल का हम 16 इंच और दीवार का अंदर का मेज़रमेंट करेंगे। और मेज़रमेंट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ट्यूब बेंडर से हमें किस प्रकार से ट्यूब को बेंड करेंगे। होल हमारा हरदम सीधा नहीं होना चाहिए, नीचे साइड कम से कम 1 इंच डाउन रहेगा, तो वाटर ड्रेनेज का जो है अच्छे से बाहर गिरेगा दोस्तों। और ये कॉपर ट्यूब है, टोटोलाइन का है। और ब्रैकेट हम गोदरेज कंपनी का लिए हैं, दोनों ब्रांड है, दोनों बहुत अच्छा है। कॉपर ट्यूब बहुत अच्छा होता है, टोटोलाइन एंड केमी प्रो का, ये दोनों का मैं इस्तेमाल करता हूं दोस्तों। और इसको हम मेजरमेंट करने के बाद इसमें देखिए, इस जगह हम लगाने जा रहे हैं। और ये डबल दीवार होने का डिजाइन के कारण ये समस्या, आउटडोर का हमने ऊपर चढ़ा दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। आप बाजू वाला देख रहे हैं किस प्रकार से, और हम बहुत अच्छे से इसको हम लगाएंगे। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद इसलिए है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे यंग लोग आज के समय में बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। डोगरिंग टूल का इस्तेमाल कीजिए। जब भी हम ट्यूब कटर से काटते हैं तो उस जगह पंच होता है, तो सफाई से हमारा फ्लेयर नहीं बनता। और फ्लेयर नहीं बनेगा तो दोस्तों लीकेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा यहीं से होती है। तो डोगरिंग टूल का इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से फ्लेयर बनाइए। और फ्लेयर बनेगा आपका जितना अच्छा, तो कभी भी लीकेज की संभावना नहीं होगी, क्योंकि हाई प्रेशर ये रेफ्रिजरेंट है और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण लीकेज होता है। इस प्रकार से आप आउटडोर यूनिट का मेज़रमेंट कीजिए। होल टू होल मेज़रमेंट करने के बाद इस प्रकार से स्पिट लेवल के माध्यम से आप मेज़रमेंट करने के बाद उसको आप लेवल में बराबर इसको लगाइए। इसको लगाने से पहले इस बोल्ट को आपको छेद करना पड़ेगा। छेद करने के बाद
आप इसमें आउटडोर यूनिट लगाएंगे तो स्प्लिट लेवल से बराबर लेवल में आता है। इस प्रकार से हमने लेवल से लगा रहे हैं दोस्तों, और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके द्वारा आप काम करेंगे तो कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। अब हम कंप्रेस करके बेंडर, ये जो बेंडर आता है देखिए हमने मेजरमेंट करके अब बराबर, अब देखिए जहाँ 0 है 0 को 0 में रखेंगे और R लिखा हुआ है दोस्तों, जहाँ हमारा मार्किंग है उसको R देखिए यहाँ आना चाहिए। तो उस प्रकार से अगर हम बैंड करेंगे तो जैसा हमारा मेजरमेंट होता है बराबर वैसा ही कंप्रेस होके बैंड हो जाएगा दोस्तों। सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो सब हो जाएगा दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बेंडर टूल्स मार्केट में इजी मिलता है और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका कितना भी बैंड होगा, कैसे भी होगा, आप बहुत आसानी से ट्यूब बेंडिंग ट्यूब को बैंड कर लेंगे। और उसको देखिए बहुत सेंटर में देखिए आया, बहुत अच्छे से हमारा बैंड हो चुका है। और इसी प्रकार जहाँ जहाँ आप मेजरमेंट करते हैं इंडोर से आउटडोर के बीच की दूरी को आप नाप के एक पेपर में लिख लीजिए, और पेपर में लिखने के बाद आप पुनः नापते जाइए। देखिए 43 इंच का है तो 43 इंच हमने बैंड किया है। देखिए अब इसके बाद 38.5 का करेंगे, ऐसे बारी बारी हम करते जाएंगे और टिक मार करते जाएंगे और हमारा आसानी से बैंड हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने मित्सुबिशी का इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी दी थी, कुछ जानकारी इसमें मैं देना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें बेंडर का हम इस्तेमाल ज़रूर करते हैं पर उसमें मैंने बताया नहीं था। इस प्रकार से आप मेज़रमेंट आपका होना सही है और बेंडर चलाने आना चाहिए तो बड़े आसानी से आप हर जगह बैंड करके और नाप के आप जैसे जैसे मेज़र करके आप बैंड करते जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से इंसुलेशन लगाएंगे। इंसुलेशन सिंगल है, 5/8 का है तो 5/8 का ही पाइप लगाएंगे, 1/4 का कभी हाफ का पाइप नहीं डालेंगे, जो लोग गलती करते हैं यहाँ पर, और ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। 5/8 का लगता है इसमें तो 5/8 का ही लगाएंगे। अब 5/8 का बेंडर का इस्तेमाल हो रहा है और 5/8 का ही इंसुलेशन डालेंगे दोस्तों, और अलग अलग इंसुलेशन डालेंगे, 1/4 में अलग और 5/8 में अलग। ये बहुत अनिवार्य है दोस्तों, इससे कूलिंग में बहुत प्रभाव पड़ता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। उससे पहले भी मैंने दिखाया है डिस्चार्ज और आपका सक्शन में जो टेम्परेचर जो रहता है 8 डिग्री का होता है, डिस्चार्ज का तापमान अलग होता है और सक्शन का तापमान पाइप का अलग होता है, तो इस कारण से एक कभी मत लगाइएगा। और इस तरीके से बैंड करके आप लगाइए और बहुत अच्छे से ये बैंड होगा दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत अच्छी सफाई से हम काम करें, आपका भी कार बहुत अच्छे से होगा। और दोस्तों कभी भी जैसे कस्टमर भी देखता है ये, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से आप इंस्टॉलेशन करिए। इंस्टॉलेशन करना बहुत के लिए बेंडर का इस्तेमाल करिए, और आपको सबसे जो मेन होता है, मुख्य चीज़ होता है जो वैक्यूम, इंडोर से आउटडोर को जब ये पाइप को हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों तो इसमें वैक्यूम करना बहुत अनिवार्य है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं एसी में वैक्यूम नहीं करते, ये गलत बात है, ऐसा गलत तरीके से कार्य मत कीजिए। हाई रेफ्रिजरेंट है दोस्तों, हाई प्रेशर वाला है तो वैक्यूम करना बहुत अनिवार्य है, और प्रॉपर वैक्यूम करेंगे तभी सिस्टम हमारा अच्छे से काम करेगा और हमारा ग्रिल टेम्परेचर गिरेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी दोस्तों, और एयर कंडीशनर की लाइफ बढ़ेगी। आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ का जरूर ध्यान देंगे। अभी इसको हमने 90 डिग्री में 45 डिग्री में बैंड किया है, तो इस ट्यूब बेंडर से हम यू बैंड भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी लाइट वेट है, वैल्यू का है, बहुत अच्छा है। आप अगर मिलता है तो इसको लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। लाइट वेट है और बहुत अच्छे से इसमें देखिए बैंड होता है दोस्तों। बड़ी सफाई के साथ हमने इसको ट्यूब बेंडर की सहायता से इसको बैंड किया है, और सिंगल हम इंसुलेशन लगा देंगे। कॉपर ट्यूब के सामने में डमी जरूर लगाइए, नहीं तो इसमें का जो पाउडर है उसमें चला जाएगा, डस्ट चला जाएगा, मॉइस्चर जाएगा तो तकलीफ होती है। और इसको अंदर से हम डाल दिए और इसको स्प्रिंग बेंडर की सहायता से इसको बैंड करेंगे। स्प्रिंग बेंडर आता है दोस्तों, और स्प्रिंग बेंडर से सहायता से धीरे धीरे इसको 5/8 के पाइप को अपन बैंड कर लेंगे, उसको फिर आसानी से निकल जाता है। इसको निकालने के लिए दोस्तों इसको गोल घुमाना पड़ता है। जिस प्रकार से आप गोल घुमाएंगे देखिए, इसको गोल घुमाते जाएंगे और ये बाहर हो जाएगा। और जब बाहर हो जाएगा तो उसके बाद हम पीछे अच्छे से पूरी पाइपिंग करके और काजू क्लैंप लगा के या क्लैंप लगा के, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से उसकी अच्छे से ड्रेसिंग करके पाइप को कनेक्ट कीजिए दोस्तों।
और इसमें फ्लेयर जब भी बनाते हैं तो डोब्रिंग्स टूल्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और उससे अब इसको हम जब हैंगिंग कर दिए तो कोई भी आप स्पैनर लीजिए और कोई भी चीज़ लेके ऐसे तिरछा करिए। और यहाँ पर हम लास्ट में फिर अपन यहाँ पर स्क्रू होता है, मित्सुबिशी में होता है, ये ऑप्शन है दोस्तों, इसको हटा के अपन ड्रेन पाइप को अपन लगाएंगे और यहाँ का जो डमी होता है उस साइड अपन बंद कर देंगे। और इसको लगाने के बाद फिर हम आगे की प्रक्रिया आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा मकसद इसलिए है ये बनाने का, क्योंकि आज के जो लोग जो काम कर रहे हैं बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं और लेवल में काम नहीं करते हैं। लेवल में काम नहीं करेंगे तो पानी अंदर गिरता है दोस्तों, और वैक्यूम नहीं करते उससे कूलिंग नहीं होती है दोस्तों। तो वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि ये हो गया, अब यहाँ पर हम फ्लैट टूल्स डबल स्लाई रेंज है और डेब्रिस टूल से स्लाई रेंज का इस्तेमाल कीजिए, स्पैनर से टाइट नहीं हो पाता अच्छे से दोस्तों। फ्लेयर नट को निकालेंगे जब हमारा काम पड़ेगा, ऐसे खुला मत छोड़िए, कभी भी पाइप को खुला मत छोड़िए और इंडोर यूनिट को भी कभी भी नहीं। जब वो उसी टाइम में आप रिमूव कीजिए और उसी टाइम फ्लेयर बनाइए। फ्लेयर बनाने के बाद तुरंत टाइट कीजिए दोस्तों, हवा में खोल के कभी भी यूनिट को मत छोड़िए। और डेब्रिस टूल का इस्तेमाल कीजिए, उससे फ्लेयर हमारा बहुत अच्छा होगा। अगर हमारा फ्लेयर सही बनेगा दोस्तों तो हमारा कभी लीकेज प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में लीकेज डिटेक्ट जरूर कीजिए दोस्तों। तो देखिए बहुत अच्छे से हमने इसमें फ्लेयर बनाया और इसको फ्लेयर बनाने के बाद हम इसको अब टाइट कर देंगे। टेफ्लॉन टेप लगाना कोई अनिवार्य बात नहीं है, टेफ्लॉन टेप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान देंगे। बहुत से लोग जो बिगनर ये चीज़ को नहीं जानते दोस्तों, क्योंकि जब फ्लेयर नट जैसे टाइट होता जाता है तो कॉपर ट्यूब आपस वहाँ पर टाइट हो जाता है दोस्तों। तो स्लाई रेंज का इस्तेमाल कीजिए, 12-12 इंच का, मतलब 1-1 फीट का है, और इससे अच्छा से प्रॉपर टाइट होता है। क्योंकि 5-8 में थोड़ी तकलीफ होती है, स्पैनर से करेंगे तो लीकेज प्रॉब्लम बहुत होता है। और अंदर जितना हो सके आप अंदर टाइट करने की कोशिश कीजिए। और देखिए हमने बहुत अच्छे से इसमें ट्रेस किया है पाइप को, और अब इंडोर यूनिट आउट हो चुका है। अब आउटडोर में हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसमें ढाल इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर का जो बारिश का पानी है पाइपलाइन के थ्रू अंदर की ओर जाता है दोस्तों, ताकि वो वहाँ पर ब्रेक हो जाए। इस कारण से हमने इसको थोड़ा सा ढाल दिया है। और लास्ट में इसको आप होल को जरूर बंद कीजिए, और ये हमारा काम है और इसको हम ही लोग को करना है, कस्टमर को मत बोलिए, क्योंकि कस्टमर ये चीज़ को भूल जाता है और फिर इसमें से चूहा या चमगादड़ जाता है तो उससे समस्याएं बढ़ जाती है। तो अभी देखिए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, गर्मी का टाइम है, बहुत से जगहों में बारिश हो रही है, फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमारा पाइप लग गया। अब हम इसमें बहुत अच्छे से डबल स्टेज वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कीजिए, और प्रॉपर वैक्यूम बहुत अनिवार्य है। आपको फिर से बता रहा हूँ, नया एसी हो या पुराना एसी, वैक्यूम करना हमको बहुत अनिवार्य है। अगर हमारा वैक्यूम सही होगा तो हमारा कूलिंग बहुत अच्छे से होगा और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी दोस्तों, और हमारा एयर कंडीशनर का लाइफ बढ़ेगा दोस्तों। और वैक्यूम होने के बाद जब हम रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो दोस्तों उसको हमें लीक डिटेक्ट जरूर करना है। लीक डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर से हम इसमें इंसुलेशन लगाने के बाद, कवर लगाने के बाद उसमें टेप मारेंगे, डबल टेप मारेंगे दोस्तों, ताकि मॉइस्चर पानी नीचे ना गिरे। ये चीज़ को ध्यान दीजिए। इंडोर यूनिट ज़्यादा हो सके तो सेंटर में लगाइए, अगर विंडो है तो विंडो का सेंटर दीजिए, तो इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा है दोस्तों, और इससे कूलिंग भी बहुत अच्छी होगी। इसका जो तापमान है हर मौसम में 6 से 7 डिग्री का तापमान, जहाँ से ग्रिल है, जहाँ से एयर फ्लो होता है वहाँ से निकलता है। अब ये 2 साल पहले की मशीन है, इसमें ईवीएम पैड को मैंने अभी लगाया है, पर इसमें मैं कुछ चीज़ को दिखाना चाह रहा हूँ। 2 साल पहले इतना प्रॉपर ये वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, वो नहीं करने का कारण ये आपको दिखा रहा हूँ। ये टेक्नीशियन भाई ने एक गलती यहाँ की है, 2 गलतियाँ यहाँ पर। सबसे पहले 5-8 की जगह उसने हाफ को लगा दिया, हाफ का पाइप लगाया, और एक ही इंसुलेशन में दोनों पाइप को लगा दिया दोस्तों, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि दोनों का तापमान अलग होता है दोस्तों। जिस प्रकार से इससे पहले वाली मैं वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डिस्चार्ज प्रेशर और डिस्चार्ज लाइन का अलग होता है और सक्शन लाइन का टेम्परेचर अलग होता है। देखिए हमने इसको सेकंड यूनिट को भी हमने वॉल माउंटिंग ब्रैकेट में लगाया और प्रॉपर वर्किंग वैक्यूम कर रहे हैं। सॉरी, हम वैक्यूम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और डबल केबल का हम इस्तेमाल किए हैं। R32 का रेफ्रिजरेंट है और वो 410 का था दोस्तों।
और ये 5/8 का है। देखिए सिंगल सिंगल जैसे हमने इंस्टॉलेशन लगाया और सिंगल सिंगल, इसी प्रकार से हमको कार्य करना है। और अगर हमारा कार्य सही होगा, जानकारी सही होगी तो कार्य सही होगा दोस्तों। और देखिए हमने बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस यूनिट को लगाया है और प्रॉपर हम बहुत बेहतरीन वैक्यूम करने के बाद रेफ्रिजरेंट को हम डिस्चार्ज किए और लीक को डिटेक्ट भी किए और उसके बाद अच्छे से लगाने के बाद स्टार्ट किए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 4 यूनिट लगाए हैं दोस्तों।